हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करें, हम एक बार बिजनेस स्टडीज में जाना चाहेंगे। 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में हमने एक सेकेंड लेसन पढ़ा था जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, जिसमें पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एकाकी व्यवसाय। फिर था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये 5 फॉर्म हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे और इसी की अकाउंटिंग जो है हम सीखेंगे कि जो बिजनेस में जो किया जाता है उसी को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग हमने 11th क्लास में ऑलरेडी कर ली है, जिसमें सोल प्रोप्राइटर अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करता है और किस तरीके से वो क्या क्या चीजें उसमें की जाती हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अकाउंटिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, तो इसको हम फिर भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही इसमें अकाउंटिंग वर्क किया जाता है। देन पार्टनरशिप बिजनेस आपके 12th क्लास के सिलेबस में है, इसमें हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। देन कंपनी अकाउंट्स हमारे पास है 12th में, एंड एनपीओ दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी की अकाउंटिंग जो हम करते हैं। तो सोसाइटी एक्ट के अंडर जो हम रजिस्टर्ड होती हैं उनकी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो 3 हमारे पास जो सिलेबस में 12th क्लास में है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, इसको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उनको जर्नल्स में या सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। Then we post them into the ledgers and then prepare the trial balance. After that we prepare financial statements at the end of the year. That is trading account, profit and loss account and balance sheet. तो ये हम उसमें तैयार कर। तो 12th क्लास का हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इससे पहले हम उसके बारे में पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits and losses of the legal business run by all or any one of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, जिसमें वो लोग आपस में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए राजी होते हैं, सहमत होते हैं। किसके प्रॉफिट लॉस? एक लीगल बिजनेस। तो बिजनेस लीगल होता है, कानूनी रूप से वो वैध होता है, और रन बाय ऑल, तो वो बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स मिलकर के चलाते हैं या और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि उनमें से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में जितने लोगों ने जो पार्टनर्स हैं सभी के सभी मिलकर के बिजनेस को चलाएं, और उनमें से कोई पार्टनर एक भी यदि उसके बिजनेस को ऑपरेट करता है तो वो किया जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप का मीनिंग है। देन कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या होती हैं, हम उसे कैसे पहचानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस है। 2 or more persons, तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 लोग ही आपस में पार्टनरशिप करेंगे। अकेला एक पार्टनर होगा तो एक व्यक्ति होगा तो वो क्या बन जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, या 2 से अधिक। अब कितने मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं वो डिपेंड करता है फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर। देन देयर इज एन एग्रीमेंट, तो इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में बिजनेस को चलाने के लिए एग्रीमेंट चाहिए होता है। इट कैन बी इन द ओरल फॉर्म और इट कैन बी इन द रिटन फॉर्म। वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट होता है तो वही अच्छा रहता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है, जिससे कि हम कई तरह के वाद विवादों से बच सकते हैं। भविष्य में होने वाले किसी समस्या का सामना हम करें, या हम किसी प्रकार की किसी के साथ हमारा लीगली हम किसी को उसको एज ए प्रूफ हम उसको कोर्ट में शो कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, अगर रिटर्न में है तो वो ज्यादा अच्छा है। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो बिजनेस के जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो पार्टनर्स एक प्री डिसाइडेड रेशियो में आपस में शेयर करते हैं। प्री डिसाइडेड रेशियो मतलब कि पहले से उनके बीच में तय हो जाता है कि कौन कितना हिस्सा प्रॉफिट या लॉस में लेगा। तो प्री डिसाइडेड रेशियो में उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस शेयर होते हैं बिजनेस के द्वारा जो कमाया जाता है। देन रन लीगल बिजनेस, जो पार्टनरशिप की जाती है वो एक लीगल बिजनेस यानी कि जिसको कानून की नजरों में मान्यता दी जाती है। तो कोई गैर कानूनी बिजनेस कर रहे हैं हम, कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती कर रहे हैं, वो एक बिजनेस नहीं कहलाता। तो जो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे कानून इजाजत देता है, तो गैर कानूनी गतिविधियों के लिए हम पार्टनरशिप जो करते हैं वो मान्य नहीं मानी जाती है। तो
रन ए लीगल बिजनेस, यानी कि एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। देन पार्टनरशिप एज अ पार्टनर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट। अभी प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य व्यक्ति, तो पार्टनर एक मुख्य व्यक्ति भी होता है जो अपने बिजनेस का स्वयं एक मालिक है, तो वो अपना एक मालिकाना हक उसका होता है पार्ट बिजनेस के ऊपर। और एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को रिप्रेजेंट करता है, तो हर पार्टनर अपनी फर्म को यानी कि दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उसमें जरूर नहीं सभी पार्टनर्स के साइन हो, कोई एक पार्टनर भी सभी की तरफ से वो एग्रीमेंट साइन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एजेंट का काम उस समय कर रहा है। तो वो किसी मीटिंग में जाता है या कहीं भी वो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, तो वो सभी की तरफ से सभी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। देन पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसमें पार्टनरशिप से संबंधित सारे रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं। इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर भी है पार्टनर्स के लिए, और अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या टर्म्स और कंडीशंस फॉलो किए जाएंगे, क्या नियम लागू होंगे, वो भी इस पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए हैं। नाउ लेट अस कम टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जो पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही आपस में तय कर लेते हैं, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो अक्सर पार्टनरशिप डीड में शामिल की जाती हैं? तो पहला होता है नेम ऑफ द फर्म। तो हमारे बिजनेस का हम कोई ना कोई नाम रखते हैं फर्म का, तो उसका नाम क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। तो हमारे बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं उनके नाम और एड्रेस क्या हैं वो भी इसमें लिखे जाते हैं। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, वो कहाँ पर स्थित है, उसकी एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसके बारे में भी फर्म का इसमें मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स के बीच में जो भी रेशियो होती है, किस रेशियो में वो प्रॉफिट लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पहले से ही तय हो जाता है। तो ये भी पार्टनरशिप डीड में इसको लिखा जाता है कि किस रेशियो में कौन पार्टनर कितना हिस्सा लेगा। देन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। तो हर पार्टनर ने जो भी पूंजी लगाई होती है, कैपिटल इन्वेस्ट की होती है बिजनेस में, वो इसमें दिखाई जाती है, लिखी जाती है किस पार्टनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो कई बार पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया जाता है कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, क्या उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और यदि दिया जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किस दर से हम उसको ब्याज देंगे पार्टनर को। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कई बार पार्टनर जो होता है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के पैसे को निकालता है, उसकी पूंजी को निकाल के इस्तेमाल करता है अपनी पर्सनल, कोई भी इसके खर्चे हो सकते हैं, अपना कोई इनकम टैक्स उसने पे किया है, कोई अपनी फैमिली एक्सपेंडिचर उसने किया है, तो वो सारे ड्राइंग्स में आते हैं। तो अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो क्या उस पर पार्टनर से ब्याज लिया जाएगा, और यदि लिया जाएगा तो वो क्या रेट पर इंटरेस्ट उससे चार्ज किया जाएगा। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो जब भी पार्टनरशिप में कुछ समय के बाद कोई भी टाइम होता है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो उसमें गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, या बिजनेस को सेल किया जा रहा है, तो टाइम टू टाइम जो भी हम वैल्यूएशन करेंगे, तो गुडविल के बहुत सारे मेथड्स हैं, मेनली 3 मेथड्स हैं, तो उनमें से हम किस तरीके से कौन से मेथड का यूज करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, ये भी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। देन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यदि भविष्य में हमें किसी आवश्यकता के कारण, या हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, या हमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ जाती है, उसके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ जाती है किसी व्यक्ति की, तो हम उसे अपना पार्टनर बना सकते हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति को नया पार्टनर बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, कौन से अकाउंटिंग प्रोसीजर का हम पालन करेंगे, वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। देन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो जब पार्टनर कुछ समय के बाद रिटायर होना चाहता है, तो वो रिटायर हो रहा है, या बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उस समय में हम क्या क्या करेंगे, पार्टनर्स के जो पार्टनर है रिटायर होने वाला, या उसके जो सक्सेसर्स हैं पार्टनर के, डिक्रीज पार्टनर के, उसको हम क्या क्या देंगे और किस तरह से देंगे, तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर भी इसमें पहले से हम मेंशन कर लेते हैं, ताकि बाद में किसी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। देन नेचर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस क्या करता है, किस प्रकार का बिजनेस है हमारा, वो वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन का से रिलेटेड है, या वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो नेचर ऑफ बिजनेस भी इसमें हम शामिल करते हैं पार्टनरशिप डीड में।
देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये सेटलमेंट ऑफ झगड़ों का निपटारा, विवादों का निपटारा किस प्रकार से होगा यदि भविष्य में पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई मतभेद हो जाता है, या बिजनेस की फर्म का किसी दूसरे बिजनेस फर्म से या बाहरी लोगों से कोई किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। जैसे हम किस कोर्ट में हम जो है अपना कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको लीगल जो प्रोसीजर होगा क्या फॉलो किया जाएगा, तो हम उसको भी पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। देन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन मतलब समापन। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को यदि भविष्य में कभी बंद करते हैं, उसको समाप्त करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो उसका भी एक अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है फर्म को बंद करने का। तो ये सारी चीजें ही हम पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं टर्म्स और कंडीशंस को लेते हैं। इसके अलावा भी यदि किसी पार्टनर को कोई ऐसी पॉइंट इसमें शामिल करना होता है जो उसे जरूरी लगता है, तो वो किया जा सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम सिर्फ यही टर्म्स या इन्हीं चीजों को शामिल करेंगे। कोई भी चीज जो पार्टनर को जरूरी लगती है अपने हिसाब से इसमें किया जा सकता है। तो ये इसमें एग्रीमेंट होना या ना होना जरूरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। एग्रीमेंट किया भी जा सकता है पार्टनर्स के बीच में और नहीं भी किया जा सकता है। तो यदि पार्टनरशिप डीड हम करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहती है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।